एक दफ़ा का जिक्र है कि चीन के दर दराज देहात में 5 चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में अपने माँ के साथ रहते थे। वो सब हमशक्ल थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। उन सब चीनी भाइयों में कुछ ऐसी खसूसियात थी जो और किसी में नहीं थी। पहला चीनी भाई पूरे समंदर को निगल सकता था और दूसरा चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी। तीसरा चीनी भाई अपनी टांगें बहुत दूर तक फैला सकता था। चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी और पांचवें चीनी भाई अपनी सांस बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाता था और शाम तक जितनी मछलियाँ पकड़ता था उनको बाज़ार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत में भेज जाता था। एक बार पहला चीनी भाई समंदर में मछली मारने जा रहा था तो पड़ोसियों का एक लड़का भी उसके साथ हो लिया। उसने बहुत मना किया लेकिन लड़का बाज नहीं आया। दोनों जब समंदर पहुंचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समंदर का पानी निगल लिया। समंदर खाली हो गया तो उसमें मौजूद तमाम चीज़ें वाज़े हो गई। लातादाद मछलियों के अलावा समंदर बेशुमार कीमती और ख़जानों से भरा पड़ा था। लड़का ये सब देखकर दीवाना हो गया और दौड़ा खजाना समेटने के लिए। पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ इतनी ही मछलियाँ पकड़ी जितनी वो रोज़ पकड़ता था। उसके बाद वो चाहता था कि समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दिया जाए। उसने लड़के को आवाज़ दी लेकिन लड़का कभी अपने एक चीज़ को उठाने के पीछे फिर दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ ऐसे करते रहा। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इधर पहला चीनी भाई अपने मुंह से इतना ज़्यादा पानी उठाए थक गया था। बस बहुत हो गया लड़के, अब वापस आ जाओ। उसने फिर लड़के को आवाज़ दी लेकिन वो लड़का उसकी कोई बात नहीं सुनना था। इंतज़ार कर के पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया और उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने पानी समंदर में उगल दिया। उसके साथ वो लड़का भी पानी के अंदर डूब गया। और यह सब होने के बाद पहला चीनी भाई जब अकेला गांव वापस आया तो गांव वालों ने उससे लड़के के बारे में पूछा लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाया। गांव वाले सब समझ गए कि इसने लड़के को मार दिया है। उन्होंने अदलिया में जाकर उसकी शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए और लड़के के कत्ल के जुर्म में उसको सज़ाए मौत सुना दी गई। और वो पहला चीनी भाई कहने लगा कि हुजूर आला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? तो पहले चीनी भाई ने जज से पूछा, हाँ, इतनी रियायत तो तुम्हें दी जा सकती है। जज ने कहा। पहला चीनी भाई खुशी से अपने घर गया और अपनी माँ से मिला लेकिन वो वापस नहीं आया बल्कि उसके जगह दूसरा चीनी भाई जेल पहुँच गया जिसके लोहे की गर्दन थी। चौक पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे। जल्लाद हाथ में तलवार लिए मुजरिम की गर्दन और उड़ा देने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरिम को पकड़ कर लाए और उसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जल्लाद आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से तलवार मुजरिम की गर्दन पर मारी लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता खड़ा था। उसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसकी गर्दन लोहे की थी, इसलिए वो सही सलामत खड़ा था। और ये देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरहम हुआ और उसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचा जाने लगा। फिर जज ने फैसला किया कि उसको समंदर में डुबोकर मारने का हुक्म दिया गया। अगली सुबह सज़ा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जनाब, क्या सज़ा से पहले मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, ये एक रियायत तुम्हें दी जा सकती है, जज ने इजाज़त देते हुए कहा और इजाज़त मिलते ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया बल्कि उसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल वापस आया जिनकी टांगें लंबी हो जाती थी। उसकी सज़ा की तैयारी होने लगी। सारा गांव समंदर के किनारे जमा हो चुका था। सिपाही उसको किश्ती में बिठाकर समंदर के दरमियान में पहुंच गए जहां पानी गहरा था और तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई जब समंदर में गिरा तो उसकी टांगें लंबी होने लगी, लंबी और बहुत ज़्यादा लंबी हो गई कि समंदर के तह से जा लगी और वो डूबने से बच गया। उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर सिपाही और तमाम गांव वाले लोग आग बगोला हो गए और इस बार उन्होंने फैसला किया कि मुजरिम को आग में जला दिया जाए। अगली सुबह जज के पास गया। हुजूर आला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, तुम्हें इतनी रियायत दी जा सकती है। जज ने ना चाहते हुए भी उसको इजाज़त दे दी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा लेकिन माँ से मिलकर वापस नहीं आया बल्कि उसकी जगह चौथा चीनी भाई वापस आया। गांव वाले चौक पर जमा हो गए और सिपाहियों ने आग का
एक बहुत ही बड़ा लाव धकाया के शोले और आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चीनी भाई को इस आग में धकेल दिया गया। ओ कितना सुकून मिल रहा था, पूछा चीनी भाई मुस्कुराते हुए। बोला क्योंकि उसको आग नहीं जला सकती थी। आग और तेज़ कर दो, लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर सिपाहियों को कहा और उन्होंने आग और ज़्यादा तेज़ कर दी। बड़ा मज़ा आ रहा था, चौथा चीनी भाई खुशी से बोला। गांव के लोग ये देखकर सेक पा हो गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि उसे बदबूदार जगह पर बंद कर दिया जाए ताकि दम घुटने से मर जाए। अगली सुबह जब चौथा चीनी भाई जज के पास आया, हुजूर अल्लाह क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? और फिर भी जज गुस्से से बोला कि हाँ, इतनी इजाज़त तो हम तुझे दे ही सकते हैं। इजाज़त मिलते ही चौथा चीनी भाई दौड़कर अपने घर गया, लेकिन वो अपनी माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह एक पांचवा भाई चीनी आया। सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुका था। एक हंद काली कोठरी में बेशुमार बदबूदार जहरीली जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके जलाई गई। पांचवें चीनी भाई को उसको कोठरी में फेंक कर ताला लगा दिया गया। सारी रात तजस में गाँव वाले को कोठरी के बाहर बैठे रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने उसकी लाश निकालने के लिए दरवाज़ा खोला तो पांचवा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। वो बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू उसका कुछ बिगाड़ न सकी। और फिर जज आगे बढ़ा और जो हमने तुम्हें मारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब यह है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। तमाम गांव वालों ने उस जज की बात का इत्तेफाक किया और उसका पीछा छोड़ दिया। खुशी खुशी वो अपने घर गया, जहाँ पे उसके 4 भाई इंतज़ार कर रहे थे और उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। तो उनकी बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरी। इसका मतलब ये है कि जो बेगुनाह होता है, सारी दुनिया मिलकर भी उसका बुरा चाहे, लेकिन उसका बुरा नहीं हो सकता।